नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का करता हूं स्वागत कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए लेक्चर के साथ। जो PYQ सीरीज अपनी चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। और 28 दिसंबर 2020 को जो मैथ का पेपर सेकंड शिफ्ट का हुआ था, उसी को लेके चलते हैं। आज उसी को मैं आपके सामने सोल्व करवाने वाला हूँ। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि जो NTPC या ग्रुप डी का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्वेश्चनों का लेवल क्या रहने वाला है, मैथ में कौन से क्वेश्चन आने वाले, GS है, रीजनिंग है, कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर। तो देखिए जो पैटर्न है वो लेवल है, वो लगभग लगभग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके समान रहने वाला है। उनसे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे मान सकते हैं अपन। जो 19-20 वाला फर्क बोलते हैं ना अपन, वही रहने वाला है, उससे आगे कुछ नहीं जाने वाला। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पैटर्न क्या आएगा, कि अपने को अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। उसके अलावा पैटर्न क्या रहने वाला है, लेवल कौन सा रहने वाला है, एग्जाम कब होगा। सभी के दिमाग में तो अभी यही चल रहा होगा कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम जब भी हो, अपना एग्जाम बढ़िया जाना चाहिए, इस लेवल की अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। जो मैथ का पोर्शन है वो सोल्व करवाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्या है। उठा लेते हैं अपनी पेन कॉपी, आप भी उठा लो, मैं भी अपना पेन उठा लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देख लो पहला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण या अपन एलजेब्रा बोल सकते हैं, वैसे द्विघात समीकरण दे रखा है। x² - 2x + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये एलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखा है। वैसे क्वेश्चन एलजेब्रा चैप्टर से है, बता देता हूँ। x² - 2x + 1 बराबर 0 दे रखा है, सही है। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। पूछ रहा है x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, अब देखिए ये x - 1 का होल स्क्वायर है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, इसको खोल लो आप। x² - 2x + 1 बराबर 0, सेम एटीजिट इसको खोल के दे दिया अपने सामने। ठीक है, चलो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, निकाल लिया अपन ने, इसको होल स्क्वायर कर लिया इसका। तो x - 1 बराबर 0, x की वैल्यू 1। सीधा तरीका है इसका, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 - 1/1, ये कितना हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो अपना आंसर है वो 0 होने वाला है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है। कैसे? दूसरा तरीका बताऊं? चलो बता देता हूं मैं। देखिए दूसरा तरीका बता देता हूं मैं। दूसरा तरीका भी बढ़िया है, ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया। दूसरा तरीका भी देख लो। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है, ये तो अपने को दे रखा है। ठीक है, अब आप x का भाग दे दो इसमें, सही। अब 2 को उधर ले जाओ, x + 1/x बराबर 2, छोड़ दो इसको। यहीं पूछ क्या रहा है, x³ - 1/x³ पूछ रहा है। खोल लो जो फॉर्मूला है, इसको खोल लो। x³ - 1/x³ क्या होता है, 1 - 1/x, x² + 1/x² + 1, ये रहने वाला है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो यहाँ से, जो पहला स्टेप है उसको स्क्वायर कर दो। x² + 1/x² + 2 बराबर 4, 2 को उधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले जाओ तो -2। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2। यहाँ रखेंगे, ठीक है, इतना रख लो इसको। अपने को पूछ रहा है ये, अब ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, वह x - 1/x, ये कैसे होता है, ये होता है √ के x + 1/x के होल स्क्वायर -4, ये फॉर्मूला होता है इसका। रख लो, वैल्यू पुट कर दो। x + 1/x की वैल्यू क्या होती है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -4 की √ करो 0, x - x की वैल्यू कितनी आ गई 0। रख लो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर क्या रहने वाला है 0। मैंने इस क्वेश्चन के आपके 2 तरीके बता दिए, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना, क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं है, इजी भी नहीं बोल सकते, अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन
हर शिफ्ट में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो पूछ रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। चलो समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। ये रहा समबाहु त्रिभुज, ये रहा, यहाँ से उठाया अपन ने समबाहु त्रिभुज। ये लो समबाहु त्रिभुज बना लिया अपने अच्छे तरीके से, बढ़िया वाला, अच्छा लग रहा है। एबीसी नाम दे देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। हो गया नामकरण एबीसी। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर क्रम से ए बी, बी सी ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। लिख लो, कर लो। ए बी के मध्य बिंदु क्या है, पी। बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। और जो आर का मध्य बिंदु है वो दे रखा है, सॉरी ए सी का मध्य बिंदु है वो क्या कर रखा है, आर। और जो त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर रहने वाली है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इनको मिला लो। क्यों मिलाना, क्यों है, क्योंकि ये पूछ रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, मध्य बिंदु समबाहु त्रिभुज है, उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज ही बनने वाला है अपने पास में, समबाहु त्रिभुज निकल के सामने आने वाला है। ठीक है, इसकी लेंथ है 4। अब देखो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर ये लेंथ बराबर है, मिड पॉइंट है तो ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ तो ये लेंथ भी बराबर होगी। ठीक है, ये लेंथ है तो ये लेंथ भी बराबर होगी। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है अगर ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट है टोटल, कुछ भी मान लो, अगर ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है, जो इसकी लेंथ होगी वो आधी रहने वाली है, 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। वैसे बता रहा हूँ मैं, अगर 4 दे रखी है, अगर यूनिट में देती, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है टोटल, यूनिट, मैं अलग सेंटीमीटर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी यूनिट की बात कर रहा हूँ। अक्ष यूनिट है, 1 यूनिट है, पी यूनिट है, कुछ भी हो, अक्ष जेड अक्ष लेके जेड तक कुछ भी यूनिट हो, ए टू जेड कुछ भी यूनिट हो, अगर ये 1 यूनिट है जो, तो पी की लेंथ है वो आधी यूनिट रहने वाली है, आधी यूनिट। और सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो पी आर की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। इसी प्रकार अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लेंथ है वो इसकी आधी, इसकी आधी, पी क्यू 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। इसी प्रकार अपन क्या रह गया, ए बी, ए बी की लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लेंथ, जो आर क्यू की लेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर रहने वाली है। पहले मैंने वैसे डिफाइन भी कर दिया। अगर समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जोड़कर कोई त्रिभुज बनता है तो वो समबाहु त्रिभुज ही होगा, और इसकी भुजा की लंबाई है ना, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई की आधी होगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, इसकी भुजा छोटे वाले की पी क्यू आर की 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो √3/4 इंटू 4, 4 से 4 गए, जो इसकी क्षेत्रफल आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को इकाई लगानी है आगे, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर आया समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना आपका। और पेन कॉपी लेके बैठना। देखिए मैथ और रीजनिंग में पेन कॉपी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बोलते ना कि यार माइंड में करवा दूंगा, विदाउट पेन कॉपी करा दूंगा, एक ऐसे क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है, आपको पेन तो उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे, एक इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 20 दिन में, ये लो 20 लिख दिया। बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। लिख दो भाई, करवा दो इसको भी काम। ऐसे मत बोल देना कि ए ने कार्य कर दिया तो बी क्यों करेगा। नहीं भाई, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, अपने को अपनी रैंक बढ़ानी है, अपने को उन लोगों में शामिल होना है जो एनटीपीसी 2020 क्लियर कर रहे हैं, इसलिए अपने को वो काम भी करना है, जो काम हो चुका वो भी वापस से करना है। ठीक है, तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब देख लो, ए और बी 2 ही लोग दे रखे, ले लो इनका एलसीएम कितना आने वाला है 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 60, 20 का भाग 60 में दे दो 3, 30 का भाग 60 में दो 2। ए की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता। क्षमता क्या होती है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, टोटल वर्क हो गया ये। ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 20 दिन में कितना हो गया, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, 20 दिन में कितना हो जाएगा, 20 × 3 60 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार ए बी है, एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 × 2 60 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क आ गया अपना। आगे नेक्स्ट लाइन है वो पढ़ लेते हैं अपन। किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है।
चलो नेक्स्ट लाइन पर जाओ। ये लाइन अपने को समझ में नहीं आ रही है अभी के लिए, ये लाइन अपने को समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट लाइन, शेष 5 दिन तक के बी ने अकेले ही कार्य किया। मतलब जो लास्ट के मानो कि टोटल डी का दिन काम करता है कोई भी व्यक्ति, दोनों मिलके डी दिन काम कर रहे हैं, टोटल डी दिन तक काम कर रहे हैं। तो जो इसके लास्ट के 5 दिन है वो केवल बी काम कर रहा है, तो बी को काम करा दो। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। 5 दिन तक कितना काम करेगा? 10 यूनिट। 10 घटा दो इसमें से। क्यों घटा रहे हैं अभी मैं बताता हूँ क्यों घटा रहे हैं। क्योंकि जो बाकी का काम बचा हुआ है वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। बी का अकेले का काम 5 दिन का अपन ने काट दिया, यहाँ से घटा दिया इसको, तो बचा जो काम है वो ए और बी दोनों ही तो मिलेंगे, क्योंकि ए बीच में काम छोड़ के भग गया। एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ के चला जाता है। तो जो शेष 5 दिन का काम है वो बी करता है, तो बी के काम को अपन ने काट दिया। कितने बच गए? 50। टोटल काम 50 बच गया, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 50 है, वो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ए और बी दोनों की कंबाइंड में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। ठीक है, व्हाट्सएप वाला दिन है, व्हाट्सएप वाला दिन लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, जो ए और बी मिलकर दोनों दो मिलकर साथ काम करते हैं, 10 दिन दोनों मिलकर काम करने में 10 दिन ये लगाते हैं। अब पूछ क्या रहा है, इस स्थिति में कार्य पूर्ण होने में कितना समय लेगा? टोटल समय कितने लगा? तो टोटल 10 दिन तो ये काम कर लिया, ए और बी मिलकर काम कर लिया, और अकेला बी 5 दिन फिर काम कर रहा है, 15 दिन। ये काम पूरा 60 यूनिट काम करने में ए और बी दोनों 15 दिन लेने वाले हैं, जिसमें ए और बी 10 दिन लेने वाले हैं, बी अकेला 5 दिन में कार्य करने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ये अप्रोच लगानी है। जो बीच में छोड़ के भग जाता है या जो लास्ट तक काम करता रहता है, टोटल वर्क में से वो काम घटा दो उस बंदे का, बाकी दोनों को काम जितना करवा रहे हैं उससे भाग दे दो उनकी एफिशिएंसी से। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। वैसे अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बहुत सी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। हालांकि एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। जैसे दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, एनटीपीसी के शुरुआत में एक क्वेश्चन आ गया, तो चौथी या पांचवी शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन आ गया, उसके 8वीं 10वीं की शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन आया। इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग 8 से 9 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है SICI साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के चैप्टर से। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 2600 रुपये की कोई धनराशि है, 2 भागों में अपने को बांटनी है। पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। कोई भाग मान लो, पहला भाग और दूसरा भाग, टोटल भाग है 2600 रुपये। अब क्या बोल रहा है, पहले भाग पर साधारण ब्याज कैसे निकालें? अमाउंट होता है मूलधन, रेट मतलब दर, इनटू टाइम 5 बराबर। क्यों क्यों बोल रहे हैं बराबर? अपन ने क्यों करा? क्योंकि आगे बोल रहा है कि 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब पहला भाग 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। जो दो ब्याज मिलते हैं, दोनों अमाउंट, दोनों अलग अलग अमाउंट पर, वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर करते हैं। सेकंड का 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 2 से काट दो 3, ये 2 से गया 5, फर्स्ट गुणा 5 और 5 25, सेकंड 9 3 27, 25 को उधर ले आओ, 27 को नीचे ले आओ, या सेकंड नीचे ले आओ, तो 27 डिवाइड बाय 25। तो पहला भाग रहने वाला है वो 27 यूनिट रहने वाला है, ठीक है, और सेकंड भाग है वो 25 यूनिट रहने वाला है। दोनों भाग का जोड़ करेंगे वो होएगा 52। ठीक है, 52 की वैल्यू दे रखी है अपने को 2600। मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। अगर इनको अगर अलग अलग करेंगे तो पहला भाग 27x मान लो, दूसरा भाग 25x मान लो। मैं ये x नहीं लिख रहा हूँ जब मैं यूनिट बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो मैं x इनको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। 52 यूनिट की वैल्यू 26 हो गई, काट दो, 26 दूना 52, 2 से 100 50 बार गए, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। पूछ रहा क्या है? 10% की दर से उधार दी गई राशि। 10% की दर से कौन सी राशि? पहला भाग कितना है?
27x या 27 यूनिट, तो इस 50 को 27 से गुणा कर दो, क्योंकि 52 यूनिट की वैल्यू 26 होती, अपने को चाहिए कितनी, केवल 27 यूनिट की वैल्यू, तो 27 से गुणा कर दो। 0 7 पंजे 35, हाथ की 3, 5 दूनी 10 और 3 1350 रुपये। ऑप्शन 3 आया समझ में? बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने आपको, आप सीधा भी इनकी 2-3 स्टेप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा है x बराबर a sin t, y बराबर b tan t। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अब देखो a बटा x कर लो, इसको x a नीचे ले आओ बराबर साइन टी। अपने को करना क्या, a बटा x करना है, उल्टा कर दो, a बटे x बराबर 1 अपॉन साइन टी। 1 अपॉन साइन टी क्या होता है, कोसेक टी। सही है यहाँ तक? अब इसको स्क्वायर करना है, कर दो, a स्क्वायर अपॉन दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो बराबर कोसेक स्क्वायर टी। ठीक है, छोड़ दो यहाँ तक। आगे क्या करना है, आगे b बटा वाई करना है, इधर ले आओ टेन टी, उल्टा कर दो, क्योंकि b बटा वाई चाहिए अपने को, y बटा b नहीं चाहिए। जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने ये निकाल लिया, सेकंड से निकाल रहे हैं अपन, y बराबर b टेन टी दे रखी है दूसरी इक्वेशन, b को इधर ले आओ, y बटा b बराबर टेन टी, उल्टा कर दो, क्योंकि अपने को b बटा वाई चाहिए। 1 बटे टेन टी, 1 बटे टेन थीटा टेन टी टेन वाई, इसका मतलब होता है कोट वाई। स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर चाहिए अपने को, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर वाई, रख दो। ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है अपने को, कोसेक स्क्वायर टी। बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है अपने को, माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का लगा हुआ है, कोट स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस कोट को इधर ले जाएंगे, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले हैं। यही सेम एट जैसा का है वैसा लिखा हुआ है, एज इट इज एज लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, सीधा फॉर्मूला है लास्ट में 1, ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़े नेक्स्ट की ओर? अच्छा लग रहा हो कमेंट में बता देना आराम से, पूरे क्वेश्चन में बेसिक से बता रहा हूँ आपको। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इनका एलसीएम ले लो। 12, 15 और 18, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं। मैं आपको कुछ ही दिनों में ये चैप्टर वाइज भी सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं अच्छी तरह से एलसीएम एचसीएफ को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एलसीएम ले लो 18। एलसीएम लेने का मेरा अलग तरीका है, आपका कौन सा है वो आप देख लेना। देखो सबसे बड़ी संख्या उठा लो 18, 18 इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में केवल 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। इन दोनों में इसमें 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, मतलब 6 इंटू 3 आ रहा है, 6 इंटू 2, इसमें 2 नहीं है, 1 2 और उठा लो। ठीक है, अब पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है तो जो ऑप्शन में चारों दे रखी है सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अपने को ये देखना है, और एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा ऑप्शन से कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको और खोल लो, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 2 इधर लिया हो ये वाला, इंटू 5, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 3 का स्क्वायर है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग हो ही गए। 4, 2 इंटू 2, केवल सिंगल बच रहा है अपने पास 5, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, 5 से गुणा और कर दो, अपने आंसर जो भी है मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 36 को 5 से गुणा करेंगे, 36 पंजे 180, 180 को 5 से गुणा कर लो, 18 पंजे 90, 1 0 की 0,
तो अपना आंसर होने वाला है जो छोटी से छोटी इन संख्याओं से विभाजित होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या है वो 900 रहने वाली, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सेकंड मेथड बताऊं क्या? सेकंड मेथड रहने वाला है अपने पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आजा भाई, यार ये तो छोटा सा आया, इसको बढ़ाते हैं डस्टर को अपने वाले को। अब बढ़ा गया। इसका जो क्वेश्चन है इसका सेकंड मेथड बता देता हूँ। सेकंड मेथड कुछ नहीं है, ऑप्शन से उठा लेंगे। छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जो ऑप्शन में दे रखे हैं अपने को चारों ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहला देख लो, 12 से डिवाइड करो, 12 से कौन सा जाता है? ये 12 से नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर 1 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से 3, 100/3, 300 है, 100 में 3 का भाग नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। फिर देखो 625 में 12 से भाग दो, कट रहा है? नहीं कट रहा। 1225 12 का भाग नहीं जाता है। 900 में देख के दिखाऊं, 12, 3 से काट दो 4, 4 से कर दो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 75 बार। 15 से देखे दिखाऊं, 900 में 15, 15 छिकी 90 60 बार। 18 से भी कटता है, 18 पंजे 90 50 बार। ऑप्शन से भी हो गया ना अपना सोल्व। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए मैंने, ऑप्शन से भी बेसिक से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो आराम से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कोई भी मान लो A+B, 2 उम्मीदवार हो गए। विजयी उम्मीदवार को, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं अपन कि किसी 100x टोटल मत है, जो कुल वोट है वो 100x है, कुल वोट 100x है। अब क्या है, जो जीतने वाला है विजयी उम्मीदवार है, दे रखा है विजयी उम्मीदवार को 48%, तो 100x का 48% क्या हो गया? 48x। दूसरा, उसके विरोधी उम्मीदवार जो हार गया, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार दे रखे थे, जो हार गया उसको 6800 वोट प्राप्त हुए, जबकि इस एक्स में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, सीधा 4800 वोट दे रखा है मत। 4800 वोटों से ये 6800 वोट प्राप्त हुए हैं इसको, टोटल जो उम्मीदवार बी है इसको 6800 मत प्राप्त हुए हैं। जो ये फिर आगे बोल रहा है जो कुल मतों का 34% के बराबर है। जो 6800 मत है, जो ये 6800 मत प्राप्त हुए हैं उम्मीदवार विरोधी उम्मीदवार मतलब हारने वाले उम्मीदवार को, वो कुल मत तो एक्स का 34%, कितना हो गया? 34x इसको प्राप्त हुए हैं। तो काटो, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। 34 को 2 बार गुणा करो, एक्स की वैल्यू 200, एक्स की वैल्यू आ गई। तो कुल वोट भी आ गए अपने पास, एक्स की वैल्यू, क्योंकि 100x मान रखा था, एक्स की वैल्यू अपने पास 200 आ गई। कुल वोट आ गए अपने 20,000। ठीक है, पूछ क्या रहा है? कुछ मत अमान्य भी थे, इनवैलिड वोट, अमान्य इनवैलिड वोट भी थे। विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन, विजयी उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, हारने वाले उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत गया। ये देखो, अक्स की वैल्यू, ए उम्मीदवार जीतने वाला था, अक्स की वैल्यू 200 रख लो। टोटल कितने वोट मिले ए को? 9600, 48 इंटू 200, 9600। कितने वोटों से जीता? मार्जिन कितना था? विनिंग मार्जिन, जीतने वाला कितने वोटों से जीता? घटा दो, 9600 में से 6800 घटा दो, 0 0, 16 में से 6 गए 8, और यहाँ बच गए 8, 8 में से 6 गए 2। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 2800 वोटों से जीत गया। ठीक है, 2800 कहाँ है विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन? देखो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से हटाओ। 2800 है? नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे भी बता दो, आगे क्या पूछ रहा है? अमान्य मतों की संख्या देखो, 48x तो जीतने वाले को प्राप्त हुए, फिर 34x थे वो हारने वाले को मिले, टोटल 100x थे। कितने हो गए? 8 4 12,
4 3 7 और 1 8, 82 अक्स। बच गए कितने? 18 अक्स। इनवैलिड कितने हो गए? 18 अक्स। अक्स की वैल्यू अपने को पता है कितनी थी? 200। 18 इंटू 2 3600। इनवैलिड वोट कितने हो गए? 3600। ठीक है, 3600 कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर 4। वैसे मैंने एक जो सिंगल लाइन थी अपनी, क्या थी? विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, इसी से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे अपने की, ये पहला दूसरा तीसरा नहीं आने वाले। ठीक है, आया समझ में? देख लो एक बार आराम से। अच्छा क्वेश्चन था। वैसे इतने आते नहीं है क्वेश्चन, लगभग 4 5 शिफ्ट या 10 शिफ्ट या 15 शिफ्ट में से कोई एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 उम्मीदवार थे, पहले को इतने हुए, दूसरे पहले को इतने परसेंट मिले, दूसरे को इतने परसेंट मिले, टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है टाइम एंड वर्क से ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। तो ए और बी की इफिशियंसी है, कार्य क्षमता, उनको दे रखा है कि एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। इनको अलग, आप बोलते हो ना कि यार अलग अलग दिखा रहे हो, आप यूनिट में लेते हो, मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको। ए एक दिन में 3x, क्योंकि जो रेशियो हटाएंगे तो ए एक दिन में 3x काम कर रहा है, बी एक दिन में 4x काम करता है। एक इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम क्या हो गया? एक इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, टोटल क्या काम हो गया? 12 इंटू 3x। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि एक दिन में एक, जो ए है वो एक दिन में 3x काम कर रहा है, और काम कितने दिन में पूरा कर देता है? 12 दिन में। तो टोटल काम 12 इंटू 3x कितना हो गया? 36x। तो बी उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? बी टोटल काम कितना है? 36x। बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 4x। 4 से डिवाइड कर दो, 4x से x गया, 36 में 4 का भाग देंगे 9 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे मैं इसका सरल तरीका भी बता देता हूँ आपको सारे तरीके। देखो, देखो ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 3/4, ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। जो इनका टाइम है वो कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा, 4/3, ये दिनों की संख्या आ जाएगी, दिनों की संख्या। कार्य क्षमता के रेसिप्रोकल होती है दिनों की संख्या। एक इसी काम को कितने 12 दिन में करता है। ठीक है, तो बी उसी काम को 3 4 3 12, 3 ही गुणा कर दो इससे, 9 दिन। एक इसी काम को 12 दिन में करता है, तो यूनिट में कितना है? 4, 4 की वैल्यू 12, तो कितने गुणा हो गया? 3 गुणा कर रहा है, इसका भी 3 का 3 गुणा कर दो, 9 दिन। ठीक है, ये इसका सेकंड मेथड हो गया। आया समझ में? देख लो एक बार अच्छे से, नहीं आना तो बताना, आया हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना, आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। ये जो PYQ सीरीज है ये आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाली है, क्योंकि जो NTPC या ग्रुप डी या आगे ALP की एग्जाम होने वाली है, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ से। लाभ हानि, देखो एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ रीजनिंग में यही कॉन्सेप्ट है। आप जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। मान लो 100 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य 12% के लाभ पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 112। ये एक्स में है, कोई यूनिट वैल्यू है ये। ठीक है, अपने को रुपए में तो दे नहीं रखा, तो अपन वैसे ही परसेंटेज के हिसाब से यूनिट मान के चलेंगे। अब क्या बोल रहा है? यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता, 112 एक्स में अभी फिलहाल बेच रहा है, और इसके 33 रुपये और बढ़ा रहा है। 33 रुपये, रुपये में बात कर रहा है। अगर 33 रुपये, इससे 33 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो इसको लाभ होता वो 14% का होता। तो 100 के 14% निकालो, 14, तो एक्स कोई कॉस्ट प्राइस है, 14% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है इसका? 114।
क्योंकि 114 पे बेचेगा 100 की वैल्यू वस्तु को, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, अगर उसको 114 रुपये में बेच रहा है तभी तो प्रॉफिट 14% का आएगा, तभी तो आने वाला है 114। और अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेच रहा होता है तो उसको 114 रुपये में उसकी वैल्यू पड़ती है सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब क्या है कि 14% का लाभ हो रहा होता है। पहले 112 बेच रहा था, अब 114 एक्स में बेच रहा है, कितना बढ़ा 2x, और वैसे बढ़ कितना रहा है रुपए में 33, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33/2। पूछ क्या रहा है, क्रम मूल्य पूछ रहा है, क्रम मूल्य कितना था 100x, 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 की वैल्यू तो अपने को चाहिए, 2 से 50 बार गुणा कर दो, 0 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, 1650 रुपल्ली। ठीक है, जो वस्तु का क्रम मूल्य रहने वाला है वो 1650 रुपये रहने वाला है। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा वाला। आगे दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है, लिख लो। एलसीएम दे रखा है, ठीक है, एलसीएम दे रखा है 16,379, 16379। अब इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो इसका एक ही फंडा है, ऑप्शन से चलो। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम हो सकता है ये दो अभाज्य संख्याओं का मल्टी प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या है उनका एलसीएम होगा दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणन गुणा गुणन प्रोडक्ट। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा, कभी भी, हमेशा ही दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो जो एलसीएम है दोनों दो अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, गुणनफल भी तो हो सकता है, इसलिए अपने को आगे इसके आगे कुछ नहीं दे रखा है, ऑप्शन से चलो। देखो ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन उठा लो, ये जो 11 है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 47 भी है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, 14 तो 28 34 42 और 2 7 9 30 27, 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 चेक कर रहे हैं, ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को कोई स्टेप नहीं दे रखी, जो एलसीएम दे रखा है वो भी अपने को पता नहीं, वो भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 3 का मल्टीपल है तो एलसीएम भी 3, एलसीएम में भी 3 का गुणा होना चाहिए, एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 से भाग करके देख लो, करो, 9 में 3 का जाएगा, यूनिट वो से चेक कर लो, जो अपना यूनिट जोड़ के संख्याओं को योग करके, कोई भी संख्या है 3 से कब डिवाइड, जो 3 से कब डिवाइड होगी, जब ही सभी संख्याओं का डिजिट का योग 3 से डिवाइड हो। कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है, जब इस संख्या के सभी डिजिट्स का योग, सभी डिजिट्स का योग 3 से डिवाइड हो। 6 3 9 और 1 10, ये 3 से डिवाइड नहीं होती, 153 है, ये 3 से डिवाइड होगी क्या, सभी संख्या के सभी डिजिट्स का योग कर दो, 5 और 1 6 3 9, ये 3 से डिवाइड है। इसी प्रकार इसको देख लेंगे, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25 और 1 26, तो संख्या जो एलसीएम है इसका योग है 26, ये 26 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब अपना ऑप्शन 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अगर संख्याएं दोनों 1053 447 है तो 447 में 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन 3 नहीं है। इसी प्रकार 1479 और 21, 21 में 3 का मल्टीपल है जबकि एलसीएम में 3 का मल्टीपल नहीं है, हटा दो, दो रही संख्याएं अपने पास, ऑप्शन है दो रहे, ऑप्शन नंबर ए 1489 और 11, ऑप्शन ए ये बोल रहा है। अब देखो दोनों अभाज्य संख्या भी हो सकती है, जो एलसीएम है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 से गुणा करो, फिर 1 से गुणा और कर दो, 11 से गुणा कर दो, कहने का मतलब ये है 9 9 और 8 17, 8 4 12 और 1 13, 4 1 5 और 1 6 और 1 16,379 एलसीएम के बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। जबकि अपन ऑप्शन बी को गुणा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, इसका जो मेथड है करने का सही तरीका वो यही होने वाला है।
नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है P बराबर ये दे रखा है 0.3 इंटू 0.3 0.03 इंटू 0.03 माइनस 0.6 इंटू 0.03 और Q की वैल्यू भी दे रखी है 0.54। देखो P दे रखा है 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लिख लो 0.3 इंटू 0.03। ठीक है, 0.6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 0.3 माइनस का है यहाँ पे, आगे 0.03। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया किसी भी संख्या का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू अपन ने यहाँ क्या मान ली 0.3। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ क्या है, बी की वैल्यू है 0.03। सही है, -2, ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो ये हो क्या गया, पी हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रख दो वैल्यू, रख दो, ए क्या माना था अपन ने 0.3, 10 नीचे ले जाओ, पॉइंट नीचे हटा के 0 लगा दो। बी क्या माना था 0.03, दशमलव हटाओ नीचे आ गया 100, पी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, नीचे 100, एलसीएम आ गया 100, एलसीएम 100 आ गया, 30 में से 3 गया 27, तो अपना पी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 27/100। जबकि क्यू क्या दे रखा था, क्यू दे रखा था 0.54, 0.54, पॉइंट हटाओगे, दशमलव हटाओगे, नीचे आ गई 100। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, P/Q का मान, P/Q का मान, चलो P की वैल्यू रख लो 27/100। सही है 27। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हो गया ना, सही है। Q की वैल्यू क्या रहने वाली है 54/100। चलो देखो आगे देखो, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 27/100 इंटू 100 ऊपर गया, 54 नीचे, तो ये 100 से 100 कट गया, 27 से 54 दो बार, 1/2। पी की वैल्यू 1/2 या 0.5 रहने वाली है, ऑप्शन में नहीं है, एक बार देख लेते हैं अपन क्या गड़बड़ हुई है क्या। 0.3 0.3 0.03 सही है, सही है, क्यू की वैल्यू 54। ठीक है, तीन बटे 10 रहने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रहने वाले हैं 3/100। 30 में से 3 गए, 27/100। सही है, वैसे तो कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वैसे तो अपना आंसर है 0.5 आ रहा है, 1/2 0.5, ऑप्शन में देर नहीं रखा है कहीं भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 0.3, 3/10, बी की वैल्यू है 3/100, 30 में से 3 गए 27, नीचे 100 आ गया, 54/100। सही है, चलो नेक्स्ट पे, सही है सही है, मैं ऑप्शन देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए अपना कमरा होता है वो घनाभ की शेप का होता है। ठीक है, जो अपना कमरा होता है वो घनाभ की शेप का होता है, और क्वेश्चन बोल रखा है जो विमाएं दे रखी है, ऐसा कमरा हो गया, विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर, LBH।
लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो जो विकर्ण की लंबाई पूछ रही है, विकर्णता लंबाई जो होगी ना वो पूछ रही है इसकी, ये क्या होगी? ये होगी, जो लेंथ है वो होने वाली है √(L² + B² + H²। ये रहने वाली है। लिख लो। एल का स्क्वायर, एल कितना है? 10, 100। जो चौड़ाई दे रखी है वो 8, 8 का स्क्वायर 64। जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट कर दो, सभी को जोड़ के 64 और 36, 100, 100 और 100, 200। 200 का अंडर रूट कितना रहने वाला है? 100 को बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 मीटर स्क्वायर। 10 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। लेंथ पूछिए ना, मीटर स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? लेंथ में सिंगल यूनिट में ही होगी ना। चलो ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आगे है स्टेटिक्स का क्वेश्चन। 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। दिए गए आंकड़ों का 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक ज्ञात करना है। देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो डाटा दिया गया है इसको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, नहीं इसको टोटल काउंट कर लो कितने हैं। दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो, पहले तो बढ़ते हुए क्रम से बता दूँ। 7 लिखो, 7 के बाद क्या है? 7 के बाद है 9, 9, 9 के बाद 12, फिर 12, फिर 12, 7, 9, 12, 12 और 12। ठीक है, आगे है 13, आगे फिर से 13 दे रखा है। 1, 2, 3, 4, 4 बार लिख लो, ये 14 लिख लिया। फिर 15, 15 कितनी बार है? एक बार। फिर लिख लो 16, 16 लिख लिया। 17 लिख लो। 18 दो बार है। 18 एक बार और लिख लो आप। 19 लिख लो। अब 20 लिख लो 2 बार। कितने हो गए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए टोटल। या तो लिख लो इनको बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसी हिसाब से बता देता हूँ। अब जो इनका माध्यिका होगी वो होने वाली है, अगर ये जो डाटा है वो इवन है, सम में है, काउंटिंग इनकी सम संख्या हो रही है 20 है, तो 10वां पद प्लस 11वां पद बटा में 2। अगर सम है तो इवन है, तो जो बीच का डाटा है उसी को अपन सीधा उठा लेंगे। अगर ओड है तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा ओड है, ओड नंबर दे रखा है, तो जो माध्यिका रहने वाली है वो बीच का पद रहने वाला है। ठीक है, अभी दे रखा है अपने को इवन सम संख्या में डाटा दे रखा है, तो काट दो। जो बीच में 10वां और 11वां पद क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। ये 10वां पद 14, 11वां पद डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 14। पूछ क्या रहा है? 2 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी आई? ठीक है, बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो डाटा सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है, क्या रिपीट हुआ है? 14 4 बार रिपीट हुआ है, -14। वही बहुलक वही होता है जो उस डाटा में सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है। 14 28, 14, 14 दूनी 28 -14 कितने हो गए? आंसर आ गया 1414। ठीक है, आया समझ में? बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्य तो टोटल जोड़ के 5 जितना है सभी को जोड़ दो। जैसे माध्य बताऊँ, इसका मीन बता देता हूँ मैं। इस संख्या का या इसका भी बता देते हैं। इसका मीन कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ लो पहले, कितने काउंट हो रहे हैं, इनका सम कर लो सभी का, भाग कर दो 20 का, क्योंकि ये 20 डाटा दे रखे हैं, 20 अलग अलग अंक दे रखे हैं विषय के। अभी इसी का बता देता हूँ मैं। जोड़ लो सभी को। तो इनका माध्य है वो रहने वाला है 3। कैसे जोड़ लो? 5, 4, 9 और 3 12, 13, 14 और 1 15, 15 में भाग दे दो कितने? 5 का। कैसे निकालते हैं माध्य? माध्यिका कैसे निकालते हैं? सभी को डाटा दे रखा है,
सभी को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सम है तो जितना पद है सम पद उसका बीचला पद, बीच वाला पद, बीच वाले से अगला पद, भाग दोनों को ऐड करके 2 का भाग। बहुलक जो सबसे डाटा में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। चलो ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में, ये अनुपात दे रखा है, इस अनुपात में अपना धन लगाया है। 1/2 अनुपात 1/2 1/3 अनुपात 1/4। वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 15,600 रुपये का। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? अब देखो, जो दे रखा है ना उसको अपन एक सिंगल डिजिट या सिंगल बोल सकते हैं जिसमें ये संख्या बन जाए। इनको एलसीएम ले लो, 4 3 या 2 का 3 का 4 का एलसीएम ले लो 12। 12 से इसको टोटल को गुणा कर दो। इसका करने का जो अपना मोटो मैन है वो क्या है कि ये जो संख्या है ना एक सिंगल लाइन में हो जाए, जो आंसर हो पॉइंटों में नहीं जाए। मेथड जो अपना करने का तरीका वो पॉइंटों में नहीं जाए, अपने को आसानी हो तो करने के तरीके में। बार कर लो, 2 को 12 6 बार, 3 को 12 से 4 बार, 4 को 12 से 3 बार। तो जो अपना अनुपात बांटा गया है 3 व्यक्तियों द्वारा वो आ गया 6:4:3। अब पूछ रहा है वर्ष के अंत में, अगर सेम ईयर है, किसी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए सभी लोग बराबर समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग धन लगा रहे हैं, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो उनके धन के अनुपात में ही होगा। जितना वो जमा पूंजी अपनी लगा रहे हैं उन्हीं के अनुपात में उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो टोटल जो उनका निवेश कितना है, 4:3:3, तीनों का अलग अलग। और जो उनका लाभ होने वाला है वो इसी अनुपात में होने वाला है। जोड़ो टोटल कितना लाभ हुआ उनको, 6 4 10 3 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 13 से भाग कर दो इसको, 13 एकम 13, 2 बच के 13 दूना 26, 1200। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा लाभ का हिस्सा। सबसे बड़ा लाभ किसका है, 6 यूनिट का, यही पूछ रहा है अपने को। निकालो, 0 0 12 41 72, 12 × 6 72, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दे रखा है 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व है। 2001 में किसी कंपनी को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, 3600 करोड़ रुपए। 2010 में कितना हो रहा है, 8,100 रुपये। 2015 में 10,800 रुपये। ये इनको राजस्व की प्राप्ति हो रही है। कंपनी को अलग अलग साल में राजस्व प्राप्त हो रहा है। 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि। 1 से 10 में कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है, इसमें से ये घटा दो 0 0, 11 में से 3 गए 8, ये बच गया 1। 1800 की वृद्धि हुई है 1 से 10 के बीच में। और 10 से 15 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, ये इसमें से घटा लो, 8100 में 1900 जोड़ेंगे 10,000, 1900 ये हो गया और 800 ये गया, 1900 और 800 2700। तो 1 से 10, 2001 से 2010 के बीच ही 1800 की वृद्धि हुई है और 2010 से 2015 के बीच 2700 की वृद्धि हुई है। ये आगे पूछ रहा है कि राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात पूछ रहा है, 1800 अनुपात 2700। ये अनुपात कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, किस हिसाब से पूछ रखा है, तो ये 2001 से 10 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, 1800 की। फिर 10 से 15 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, 10 से 15 के बीच में हुई 2700 की वृद्धि। 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे चलते गए, अपना आंसर आ गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चलो बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, फिर देख लेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यही बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया अपना, ए बी सी डी। ठीक है, बीसी को ई तक बढ़ाया जाता है, बीसी को ई तक बढ़ा दिया, आगे नहीं चलाएंगे, आगे यार बोर्ड से बाहर चला जाएगा वरना। फिर क्या बोल रहा है, बीसी बराबर सीई है, जो अपन ने इतना ही बढ़ाया है कि बीसी के बराबर सीई हो जाए। नेक्स्ट, एई सी डी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। जो एई है, ए को ई से मिला दो। ये क्या कर रही है, ये सी डी को पी पर प्रतिच्छेद कर रही है।
त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होने वाला है? देखो, समांतर चतुर्भुज में दोनों लाइनें ये ए डी बी सी के पैरेलल समांतर होने वाला है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, बी सी बराबर सी ई रहने वाली है, बी सी बराबर सी ई रहने वाली है। और समांतर चतुर्भुज है उसमें ए बी बराबर सी डी रहने वाली है और ए डी बराबर बी सी रहने वाली है। आमने सामने की बजाय बराबर रहने वाली है, सॉरी बराबर क्या, समांतर रहने वाली है और बराबर भी रहने वाली है। ठीक है, और बी सी बराबर सी ई दे रखा है। नेक्स्ट, अब देखो, समांतर चतुर्भुज है, अगर ये कोण अगर डी कोण थीटा मानते हैं, डी कोण थीटा मानते हैं, तो ये कोण जो सी कोण है ये अंदर का ये भी थीटा होने वाला है। और जो P है इस बिंदु पे शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण जो अंदर का है ये भी अल्फा होने वाला है। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होने वाला है, इसको बीटा मान लो तीसरे कोण को, तो ये बीटा होने वाला है। एंगल बराबर, ये जो लेंथ है वो बराबर है, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो अपना एंगल, ये एंगल बराबर है, एंगल ये साइड, फिर एंगल, साइड एंगल साइड थ्योरम से दोनों त्रिभुज ए डी पी और सी कौन सा वाला है, सिमिलर रहने वाले हैं। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज रहने वाला है ई और सी पी, ये दोनों त्रिभुज अपने आप में सिमिलर होने वाले हैं। एंगल साइड एंगल थ्योरम से दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सिमिलर होने वाले हैं। अगर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर x है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी x रहने वाला है। कुछ भी मान लो यूनिट में, कुछ भी मान लो, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 यूनिट आता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 100 यूनिट आने वाला है। दोनों का एरिया बराबर आने वाला है। पूछ क्या रहा है, मैं लिख देता हूँ, एरिया जो है ए डी पी का एरिया है बराबर रहने वाला है किसके, त्रिभुज ऑफ ए सी पी ई, दोनों का एरिया बराबर रहने वाला है। पूछ क्या रहा है, त्रिभुज ए बी ई, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ए बी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर रहने वाला है, पूरे टोटल जो अपना समांतर चतुर्भुज है उसके बराबर रहने वाला, क्योंकि ये उठा के यहाँ रख दो, दोनों का एरिया बराबर है। इसी को उठाया क्योंकि अपन ने दोनों साइड एंगल साइड थ्योरम से निकाली कि दो एंगल बराबर एक भुजा बराबर, इसका त्रिभुज इसके बराबर रहने वाला है, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो जो इसका क्षेत्रफल है ए बी ई का क्षेत्रफल है वो अपने समांतर चतुर्भुज के बराबर रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 4, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, ये अपने को अगर आपको नहीं आती है तो पढ़नी पड़ेगी, एडवांस मैथ में यही है, बेसिक फंडा है कि आपको बेसिक आना चाहिए, मूल फंडा यही है कि आपको बेसिक आना चाहिए। साइड एंगल साइड, दो एंगल बराबर, एक दिशा एक लेंथ बराबर, तो दोनों का एरिया सेम, एरिया सेम, तो इसका ए बी का क्षेत्रफल ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 हिस्सा 10% वार्षिक की दर निवेश किया। एक वर्ष में तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपये है। कुल निवेशित पूंजी पूछ रही है। ठीक है, 1/2 1/3 लिखने की बजाय आप ऐसा कोई डिजिट मान लो जो दोनों से बराबर कट रहा हो, एलसीएम ले लो दोनों का 6x। ठीक है, अपने टोटल जो निवेशित पूंजी है वो मान ली 6x, तो इसका 1/2 मतलब 3x 5% के हिसाब से, 3x है वो 5% के हिसाब से निवेश कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अपनी पूंजी का 1/3, तो 6x का 1/3 कितना हो गया, 2x, वो 8% के हिसाब से निवेश कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है शेष हिस्सा,
एक्स में से 3x यहाँ निवेश कर दिया, 2x यहाँ निवेश कर दिया, टोटल निवेश कर दिया 5x। बच रहा कितना है, ओनली x। वो कितना कर रहा है, 10% के वार्षिक ब्याज पर निवेश कर रहा है। कर कितना रहा है, 1 वर्ष के लिए कर रहा है। 820 रुपये उसकी आय प्राप्त होती है, सभी को जोड़ दो और 820 के बराबर रख दो। ये 15x% प्लस 8 दूनी 16x% प्लस 10x% बराबर 820 रुपये। ठीक है, परसेंट हटाओ तो नीचे 100 लगा दो, सभी में परसेंट कॉमन आ जाएगा। परसेंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। जैसे ही परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, सभी में 100 आएंगे, 100 कॉमन आ जाएंगे सभी में। 100 को उधर ले जाओ आप, 82,000 जोड़ दो सभी को। 15 और 16 41x, 15 और 16 31x, सॉरी 31 और 10 41x। 41x की वैल्यू कितनी आ गई, 82,000। ठीक है, 41 से 2 बार काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बोलो कुल निवेशित पूंजी कितनी निवेश की थी, 6x। 6 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12,000। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट, आ रहा होगा आपको समझ में, बता देना कमेंट में। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, करो जिस हिसाब से बोल रहा है। ये लिख रखा है, मैं लिख देता हूँ इसको फिर से। इंटू 1/2 इंटू 2/3 माइनस 3/4 कोष्टक में 1/2 इंटू 1/3 प्लस 5/6 इंटू 4/21। ये पूछ रहा है अपने को, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। 2 से 2 काट दो, बच गया क्या, 1/3। पहले कोष्टक सोल्व कर लो, गुणा कर लो। 1/2 को 1/3 से गुणा करेंगे 1/6 प्लस 5/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 1 और 5 कितने हो गए, 6। 6 से 4 कट गया एक बार, 1 3/4। कोष्टक को सोल्व करने से आया था अपना 1 इंटू दे रखा है 4/21। ठीक है, चलो 4 से 4 काट दो, 3 से काट दो 7 बार, 1/3 माइनस 1/7। ले लो एलसीएम, ले लो 21। एलसीएम क्या लेंगे, 7 या 21। ये कितना हो गया, 7। 3 7 21, 7 माइनस 7 या 21 3। 7 में से 3 गए तो 4, 4/21। ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत सारे मिलते हैं देखने को, वैल्यू चेंज कर करके। सिंप्लीफिकेशन का तरीका, ये इस प्रकार के तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में आ रखे हैं। अभी जो एसआई का एग्जाम हुआ है, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, एलपी का एग्जाम होने वाला है जो सीबीटी 2 है, बहुत प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। अपने को ऐसे क्वेश्चनों में केवल बोर्ड मास का नियम लगाना है। पहले ब्रैकेट ऑफ जोड़, फिर भाग, गुणा, जोड़ और माइनस बोर्ड मास। बिना बोर्ड मास के अपने को बिना बोर्ड मास अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। अगर आप पहले एडिशन कर दोगे, जोड़ कर दोगे, उत्तर वहीं गलत हो जाएगा, अपना प्रोसेस वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे दे रखा है साइन 2θ बराबर साइन थीटा। जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो पहला चतुर्थांश है उसमें रहने वाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाली है। अब देखो, मैंने कल भी आपको एक सीरीज सोल्व करवाई थी, जो सीबीटी का पहला पेपर हुआ था, उसी में लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। उसमें बताया था मैंने, अगर θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है तो इसका मतलब साइन θ1 बराबर कोस θ1, टेन θ1 बराबर कोट θ1 और सेक θ1 बराबर कोसेक थीटा, सॉरी एक की जगह 2 कर लेना। अगर θ1 प्लस θ2 90 है तो इसका मतलब क्या है, साइन θ1 बराबर कोस θ2, टेन θ1 बराबर कोट θ2, सेक θ1 बराबर कोसेक θ2। θ1 यहाँ θ1 θ2 आपस में फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन अगर θ1 प्लस θ2 है तो ये तीनों मेथड रहने वाले हैं। साइन थीटा कोस थीटा के बराबर, टेन थीटा कोट थीटा के बराबर, साइन सेक थीटा कोसेक थीटा 1 2 के बराबर रहने वाले हैं। देख लो इसी में दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल भी सत्य है।
इसका मत दोनों कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है दोनों को जोड़ के थीटा 1 प्लस थीटा 2 है वो 90 रहने वाली है, 90 डिग्री रहने वाली है। इसमें दे रखा है कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा, दोनों थीटाओं को जोड़ दो, 3 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली है 30 डिग्री। आया समझ में? अच्छा था, अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो अपन आराम से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस आर स्क्वायर, और भाग दे रखा है किसका? टोटल में, इसमें टोटल में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, कर लो, या तो इसको इधर ले जाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कर लो। सही है, इसको क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्योंकि पावर 6 लगा रखी है, सॉरी पावर 6 लगा रखी है, लगा दो पावर 6, क्यूब कर दो, इसका क्यूब करने से ही पावर 6 आएगी। पी स्क्वायर की क्यूब करेंगे पी की पावर 6, क्यू स्क्वायर की क्यूब करेंगे क्यू की पावर 6 प्लस 3 ए स्क्वायर, इसकी कर दो, स्क्वायर कर दो, पी की ए क्यूब, पी स्क्वायर की क्यूब करेंगे पी की पावर 6, क्यू स्क्वायर की क्यूब करेंगे क्यू की पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कोष्टक में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर जीरो आ रहा है सभी में। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है बराबर आर स्क्वायर कर दो, पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बराबर जीरो है। इसको इधर ले जाओ, पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 बराबर -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 प्लस माइनस सॉरी आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका भाग दे देंगे आप, पी की पावर 6, आर कहाँ गया? बराबर आर भी तो था इधर, जीरो नहीं था यहाँ पे, गलत लेके चल गए यहाँ से, बराबर आर स्क्वायर की क्यूब करनी थी, ये आर की पावर है, ये आर की पावर है, आर की पावर 6 इधर आ रही है, आर की पावर को 6 को इधर ले लो, इधर करवा देता हूँ मैं, नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं इधर करवा देता हूँ। देखिए इतना हो गया था, आर की पावर 6 को इधर ले आओ, पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस आर की पावर 6, और जो इसको है उधर ले जाओ, -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, इसका भाग दे दो इधर, -r की पावर 6 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर -3। यही पूछ रखा है अपने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बना लो, समबाहु त्रिभुज आप दो। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ABC नामकरण कर दो इसका। परिवर्त, जो इनकी तीनों, परिवर्त सही नहीं बना यार अपना, परिवर्त क्या होता है? जो परिवर्त होता है जो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, लगभग सही है। ठीक है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे उस परिवर्त होता है, उसी इसकी रेडियस हो गई r। ठीक है, अब पूछ रहा है परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त संभव त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है संभव त्रिभुज की भुजा बटा √3, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा। और इसकी इन रेडियस, अगर संभव त्रिभुज है और इसके अंदर से कोई त्रिभुज गुजर रहा है जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जा रहा है, तो इसकी रेडियस हो गई a/2√3। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे अपने को, संभव त्रिभुज के लिए होता है ये। चलो रख दो, संभव त्रिभुज की भुजा क्या है?
समबाहु त्रिभुज की भुजा है √3, नीचे भी √3, तो √3 से √3 गए, क्या गया, परिवर्त की त्रिज्या 1 यूनिट, इकाई में दे रखा है। ठीक है, ये तो याद करनी पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट, किसी भी प्राकृत संख्या n, कोई भी प्राकृत संख्या एक n 1 2 3 से लेके नेक्स्ट, ये लो अनफाइनाइट तक चला दी मैंने। 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, ये परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होने वाला है, देखिए 0 1 5 और 6, इनका कुछ भी करो आप, स्क्वायर क्यूब घात 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, जो इनका यूनिट डिजिट है वो 0 का 0 रहने वाला है, 1 का 1 रहने वाला है, 5 का 5 रहने वाला है, 6 का 6 रहने वाला है। तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 1, कुछ भी रख के देख लो, देखो 6 में 1, n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 के लिए 1 रख लिया, यूनिट डिजिट क्या आया 1, n बराबर 2 रखो, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का कितना 25, घटाएंगे कितना आया 11, समझ गए आप। 0 1 5 6 का आप कुछ भी घात लगाओ, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उनका यूनिट डिजिट 1 रहने वाला, सेम रहने, एक नहीं सेम रहने वाला है, 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6। तो यूनिट डिजिट 6 का क्या रहने वाला है 6, 5 का क्या रहने वाला है 5, 6 में से 5 यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है अपने को, आया समझ में। नेक्स्ट, आगे दे रखा है अंडर रूट के 19 माइनस x के अंडर रूट 12, नीचे 1 दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर अंडर रूट के 4 माइनस अंडर रूट के 3। ठीक है, इसका 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 को हटा दो। पूछ क्या रहा है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 19 माइनस x रूट 12 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 रूट 12। ठीक है, 4 3 कितने हो गए 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 को इधर ले आओ, 19 में से 7 गए तो 12, 19 में से 7 गए 12 माइनस, ये कितना है इधर 19 में से 7 इधर, 7 इधर ले आओ, 12 हो गया, इसको उधर ले जाओ, x रूट 12 माइनस 2 रूट 12, सही है। अंडर रूट 12 कॉमन ले लो, x माइनस 2, ठीक है, 12 है ही बार, अंडर रूट 12 का भाग 12 में देंगे तो बचेंगे क्या, अंडर रूट 12 बराबर x माइनस 2। तो वैल्यू पूछ रही है x की, 2 है, माइनस का इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 को घुमा उठा के इधर पटक दो, x की आ जाएगी 2 प्लस रूट 12। अब 12 को खोलना चाहो तो आप खोल भी सकते हो आराम से, अंडर रूट 12 का मतलब क्या होगा, अंदर क्या हो गया 4 अंडर रूट 3, 4 को बाहर ले लो 2, तो इसकी जगह क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 रूट 3, ये पूछ रहा है अपने को, आया समझ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, कुछ नहीं करा, सिंपल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ और x की वैल्यू अपन ने प्राप्त कर ली घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है p की वैल्यू दे रखी है, p बराबर दे रखा है 2 प्लस 0.2 भाग 0.2 इंटू 2 माइनस 1 गुणा 2, कर लो, 2 ऐसा का वैसा, 0.2 को 2 से गुणा कर दे 0.4, दोनों ऊपर नीचे पॉइंट हट जाएगी, 4 का भाग 2 में देंगे आधा प्लस के आधा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, काट दो, 2 को प्लस के 2 से माइनस 2, बच गया क्या, पी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है 2 माइनस 0.2 भाग में क्या दे रखा है 0.2 गुणा में 2 माइनस 1/2 गुणा 2, गुणा कर दो इसको, 0.2 को 2 से गुणा करेंगे जना 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, वही 4 का भाग 2 में 2, आधा, 2 माइनस आधा, 1/2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा कितना 1। ठीक है, आगे सोल्व कर लो, 2 में से 1 गया तो 1 में से आधा गया तो आधा, पी की वैल्यू आधा आ गई, क्यू की वैल्यू आधा आ गई, पूछ क्या रहा है p/q,
तो आधे का भाग आधे में देंगे, किसी भी संख्या सेम संख्या ऊपर नीचे है तो आंसर आने वाला है अपने पास 1। ऑप्शन नंबर 4। जैसे मान लो आधे का भाग आधे में दे रहे हैं तो आने वाला क्या है 1। 4 का भाग 4 में देंगे तो क्या नहीं आने वाला 1। ऐसे मत कर देना 0 का भाग 0 में देंगे तो भाग 1 आने वाला नहीं। ये अभी तक किसी ने भी इसको परिभाषित नहीं किया है और ये ना ही होने वाला है, ये अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। इसको छोड़कर आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे मत कर देना अनडिफाइन बटे अनडिफाइन, ऐसे ही मत कर देना इसकी वैल्यू 1 रहने वाली है, नहीं। ये दोनों चीज़ें हटा देना, इसके अलावा कुछ भी कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आया समझ में आप सभी को? आगे क्या बोल रहा है? आगे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दे रखा है। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI है वो 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है? कोलकाता और दिल्ली का औसत में अंतर पूछ रहा है। कोलकाता के अलग जोड़ लो, क्योंकि जो दे रखे हैं वो फरवरी 1 से 28 तक ही तो दे रखे हैं। इसमें फरवरी मार्च का भी नहीं दे रखा, ना जनवरी का। तो कोलकाता के अलग जोड़ लो, दिल्ली के अलग जोड़ लो, औसत का डिफरेंस पूछ रहा है, जोड़ो। कोलकाता दे रखे हैं 306, 288, 276 और 172। कर लो, काउंट कर लो, करो इनका एडिशन करो। 8 से 14, 14 और 4 18 और 2 20 हासिल 2। 8 7 15, 15 और 7 15 और 7 22, 23 24 हासिल 2। 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8 9 10। ये तो हो गया जो कोलकाता का है फरवरी का, उसका सम हो गया चारों सप्ताह का। एवरेज कर दो, 4 से भाग दे लो, क्या आया? ये आ गया 4 दूनी 8, 2 बच गए, 6 चौका 24, 260। इसी प्रकार दिल्ली के जोड़ लो। दिल्ली के कितने? 248, 246, फिर 246, 236। कर दो जोड़, बाकी कर दो, इनका जोड़ कर दो, बाकी नहीं करनी। 8 से 14, 14 और 6 20 और 6 26 हासिल 2। 4 3 12, 12 और 3 15 16 17 हासिल 1। कितने हो गए? 2 2 4 6 2 8 1 9। 4 से कर दो भाग, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। जो AI इंडेक्स है, एक गुणवत्ता सूचकांक है, उसके फरवरी महीनों के चारों सप्ताह का कोलकाता का क्या आया एवरेज 260। दिल्ली का कितना आया 244। पूछ रहा है इनका दोनों का डिफरेंस, औसत का डिफरेंस पूछ रहा है। 260 में से 244 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16, 16। यही अपने को पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। यही अपने को पूछ रहा है AQI के औसत में कितना डिफरेंस है। आया समझ में आपको? अच्छा लगा होगा, अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज बेस पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक भिन्न का अंश, कोई भिन्न मान लीजिए इधर रखिए, लेकिन एक भिन्न का अंश है वो हर से 2 कम है। अंश हर क्या मान लिया अपन ने? y। जो अंश है हर से 2 कम है, y-2। ये अपनी हो गई भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे जो प्रोसेस करनी है वो पूछ रहा है। ये अपनी भिन्न होने वाली है एक्चुअल में, और आगे जो भी काटा पीटी करेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। बोल क्या रहा है? ये जी अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, y-2 को 2 से गुणा कर दो। हर को 3 से गुणा कर दिया जाए, 3y। तो प्राप्त भिन्न 2/9 है। कर लो जैसा बोल रहा है वैसा। 2 से 2 कट गए, 3 से 9 3 बार कट गए। कर लो क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करो 3y। 3 को इससे गुणा करो, y-2 से 3y -6 बराबर y। y को उधर ले आओ, 6 को उधर ले आओ, 3y -y बराबर 6। ये कितना हो गया? 2y बराबर 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लिख दो अपनी भिन्न कौन सी होने वाली है। y की वैल्यू 3, 3 -2 1, नीचे हर क्या रहने वाला है? 3, 1/3। यही पूछ रहा है, अपनी भिन्न जो एक्चुअल में भिन्न थी, फ्रैक्शन थी, वो क्या थी? 1/3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं की कक्षा के दे रखे हैं और 10वीं कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या, टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 360। अब क्या बोल रहा है? 10% छात्रों ने ग्रेड ए ग्रेड कितने छात्रों ने लिया? 10%। 360 का 10% कितना होता है? 36। वैसे भी निकाल सकते हो,
360 का 10%। तो इससे बढ़िया तो यार अपने को इतने दिन करते हुए होंगे, अपन सीधा निकाल सकते हैं ना। 360 का 10% कितना होता है? 36। बी ग्रेड कितनों ने लिया? 20% छात्रों ने बी ग्रेड। 10% 36 था, 20% कितना हो गया? 72। डबल ही तो करना है अपने को, 20% का मतलब डबल 10% का। सी, 30% छात्रों ने सी ग्रेड। सी ग्रेड 30%, 10% 36, तो 30% कितना हुआ? 3 से गुणा, 36 72 108। 40% ने डी ग्रेड। 10% 36 का, इसका 4 गुणा करेंगे तो 40% आराम से आएगा। 36 72 72 दूना 144। अब पूछ क्या रहा है? दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी में प्राप्त होने, ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? ए और बी, ए ग्रेड कितने प्राप्त कर रहे हैं छात्र? 36। बी ग्रेड कितने ला रहे हैं? 72। दोनों को ऐड कर दो, 36 72 को ऐड करें, 6 2 8 7 और 3 10। 108 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेड ए और बी में अपनी जगह बना रहे हैं। यही पूछ रखा है, दोनों की कुल संख्या पूछ रखी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, वही अभी जो अपन ने पीछे किया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। बी की जो कार्य क्षमता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। 20% कम कैसे? अगर ए को 100 मानेंगे तो 20% कम 80, काट लो 4/5। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। तो दिनों की संख्या है वो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो दिनों की संख्या संख्या होने वाली है तो एफिशिएंसी का उल्टा 5/4। मतलब बी 5 यूनिट दिनों में अपना काम करने वाला है, तो ए अपना काम 4 यूनिट दिनों में पूरा करने वाला है। डायरेक्ट बता दिया, मैं बेसिक से भी बता सकता हूँ इसको। पूछ रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में? 12। 4 की वैल्यू 12, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। 5 की वैल्यू पूछ रही है, इंटू 3 कर दो 15। तो बी अपना काम कितने दिनों में करने वाला है? 15 दिनों में। जैसा क्वेश्चन पहले अभी इसी शिफ्ट में पीले छपा था, वैसा का वैसा क्वेश्चन इन्होंने आगे डाल दिया है। अगली स्टेप बताऊं? अगली स्टेप कर लो। जैसे एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी तक तो अपने को सेम जैसा का वैसा करना है। ए ए एक दिन में 5x काम करता है, तो टोटल 12 दिन में कितना टोटल वर्क ये हो गया। बी की पूछ रहा है बी कितने दिन में कर पाएगा इस काम को, तो एक्स से एक्स किया, 4 से 3 बार, 5 3 15। ठीक है, जो एफिशिएंसी है वो दिनों की संख्या के रेसिप्रोकल होती है यार। जो दिनों की संख्या है वो एफिशिएंसी उनके कार्य क्षमता के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। पूछ क्या रहा है? स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो, अनुपात पूछ रहा है। एलिगेशन लगा दो। बॉयज का कितना है? 15.4। गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का है 18.2। एवरेज कितना है दोनों का? एलिगेशन में एवरेज लिख दो, कर दो। इसमें से एक घटा दो, 12 में से 8 गए 4 पॉइंट, 17 में से 16 गए तो 1 रेशियो। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा दो। 8 में से 4 गए 4.4, 16 में से 1 गए तो 16 में से सॉरी 15 गए तो 1, काट दो। 0.14 से 0.14 काट दो, 1 अनुपात। तो जो इनका रेशियो रहने वाला है स्कूल में लड़कों और लड़कियों का, वो रहने वाला है 1:1। एलिगेशन लगा दो, सीधा सिंपल तरीका। नेक्स्ट दे रखा है एलजेब्रा का क्वेश्चन है। √2 प्लस √x बराबर √3 है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ये से दे रखा है √2 प्लस √x, √2 प्लस √x बराबर √3 है, तो इस √2 को उधर ले जाओ। √3 माइनस √2 स्क्वायर कर दो, अपने को x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर दो। 3 + 2 - 2 √3 √2। ठीक है, 3 और 2 5 -2 रूट, दोनों को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो 6। आ गया अपना आंसर। एक ऑप्शन है, कुछ नहीं करना इसमें, केवल √2 को इधर घुमा के बिठाना है, स्क्वायर करना है। इजी क्वेश्चन, इजी इजी। पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य देखिए, और फिर क्या बोल रहा है? पहली 8 अभाज्य संख्याओं का। तो जो प्राइम नंबर है पहली कौन सी होती है? पहली प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं है 11, 13, 15 नहीं है 17। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 19।
इनका क्या पूछ रहा है, पहली 8 प्राकृत संख्याओं का माध्य एवरेज पूछ रहा है। जोड़ लो इनको, जोड़ो। 19 और 17, 19 और 17 36, 36 और 13, 36 और 13 49 और 11 60, 60 और 7 67, 67, 67 और 5 ये हो गया 72, 72 और 3 75, 75 और 2 77। कितनी है टोटल? 8। ठीक है, ये हो गए प्राकृत संख्याओं का एवरेज। फिर पूछ रहा है, ये हो गया अभाज्य संख्याओं का कौन एवरेज होगा प्राइम नंबर का। अब पूछ रहा है प्राकृत संख्याओं का माध्य, कंपोजिट नंबर। वही 8 चुननी है अपने को। कौन कौन सी होती है? एक ना तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। ठीक है, एक को छोड़ो, 2 3 4, फिर 6, फिर 8 9 10 12 14, कितनी हो गई? 8 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई है, 15 हो गई। जोड़ लो, 15 और 14 29, 29 और 11, 29 और 11 कितने हो गए? 41, 41 10 51, 51 में 9 जोड़ दो 60, 60 में 8 जोड़ 68, 68 में 6 4 10 और जोड़ दो, ये कितने हो गए? 78। एवरेज कर दो, टोटल 8 ही है। ये लो 8। पूछ क्या रहा है? इनका डिफरेंस पूछ रहा है। बड़ी में से छोटी घटा दो, डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। 78/8 माइनस 77/8, एलसीएम ले लो 8। 78 में से 77 गए 1, ऑप्शन रहने वाला है अपना 1/8 आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। जैसा कह रहा है वैसे करते चले गए। प्राइम नंबर का अलग लिख लिए, एवरेज कर लिया, कंपोजिट नंबर का अलग लिख के एवरेज कर लिया, दोनों में से घटा दिया, जो डिफरेंस है वो निकाल लिया। नेक्स्ट, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है। मान ली कोई भी संख्या 100x है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 40% की वृद्धि कर दो भाई, 40% की वृद्धि कर दो तो 140x हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है? उसके बाद 40% की कमी कर दी, इसमें से 40% घटा दो। 140x का 40% घटा दो, 14 चौक 56 घटा दो। ठीक है, 56 घटाएंगे तो कितना होने वाला है? 140 में 56 घटा दो, लगभग होने वाला है 84 84। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका था, वैसे करो कोई भी ठीक है, कितना शुद्ध परिवर्तन परसेंट में कितना हुआ? 16x की कमी। इसको परसेंटेज में भी 16 लिख, जैसे परसेंटेज निकाल लो, 16x अपॉन 100x गुणा 100x, 2 से 100 गया, x से हट गया, कितने परसेंट की कमी हो गई? 16% की। वैसे बताऊं, वैसे भी देख लो, इरेज कर दिया मैंने, ये लो, आपको बोलते इरेज कर देता हूँ मैं। कितना अच्छा टीचर है आपका, पता है। देखो, वही अपन ने 100x कोई संख्या मान ली, 40% की वृद्धि कर दो, सो 100x का 40 कितना होगा? ये तो सिंपल कर सकते हैं अपन। 100x का 40 कितना हो गया? 40%, 40x जोड़ दो, वृद्धि की जाती है तो संख्या बढ़ती है, 40x जोड़ दो तो 140x। 40% की कमी कर दो, नहीं आ रहा आपको? तो 140 का 40% निकालो पहले तो, 2 जीरो से 2 जीरो जाती रही, 14 चौको 56x कम करना है अपने को, 40% की कमी है, 140 में 56x कम करना है, कर दो। x 10 में से 6 गए तो 4, 13 में से 5 गए तो 8, 84x। सही है। एक तरीका और बता देता हूँ मैं। एक तरीका क्या है, ये तो उसी का थोड़ा वो है, बढ़ा के लिख दिया मैंने, उसको कैलकुलेट करके बता दिया आपको। ऐसे क्वेश्चन में अगर सेम परसेंट की वृद्धि हो रही है और सेम परसेंट की कमी हो रही है, तो इसका वैल्यू होता है x² अपॉन 100% की कमी। पहले वृद्धि कर दी या पहले कमी कर दी, बाद में सेम परसेंट की वृद्धि कर रही है, तो जो शुद्ध परिवर्तन हो रहा है उसमें कमी होगी, और वो होगी जितना परसेंट है उसका स्क्वायर बटे 100। लिख लो, देखो x की वैल्यू कितने परसेंट की कमी कर रहा है? 40, 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600, 40 का स्क्वायर 1600 बटे 100% की कमी, 100 से 100 कट के 16%। ठीक है, नेक्स्ट, दो तरीके बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट दिया गया हुआ है, ये कोई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। दी गई सारणी में विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को, उत्तीर्ण करने वाले छात्र, टोटल छात्र नहीं, जो छात्र उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने हैं वो दे रखे हैं। 2016 में दे रखे हैं, 2017 2018 में अलग अलग बॉयज और गर्ल्स
की संख्या दे रखी है जो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या टोटल 2016 में भी 3,54,000 बच्चे बैठ रहे हैं 2016 में, 17 में, 18 में, तीनों में सेम बिठा दिए उसने कि जो है वो 2016 में भी इतने बैठ रहे हैं, 2017 में 3,54,000 बैठ रहे हैं, 2018 में भी 3,54,000 बैठ रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है, सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण परसेंट क्या है। तीनों वर्षों में जोड़ दो, कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, सभी को जोड़ के कर दो, भाग कर दो, लिखो 6 4 10, जोड़ दो, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, 6 4 10, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 8 और 5 13 और 1 14। मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको, देखो बुझान के आगे लिख देता हूँ मैं इसको मिटा के। देखो ये दे रखा है 128,734 प्लस करना है अपना 115,526, ठीक है। फिर दे रखा है 130,567 प्लस 124,313। तीसरा भी लिख लिया, 2018 में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 129,209 प्लस 122,131। देखो अलग अलग जोड़ दो इनको, 2016 में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, 6 4 10, 3 और 2 5, 7 और 5 12 आने वाला है, हासिल 1 आने वाली है, 8 और 5 13 और 1 14 आने वाला है, हासिल 1 आने वाली है, 2 और 1 3 और 1 4, लास्ट में 2। ये बैठे जो उत्तीर्ण हो रखे हैं 2016 में वो 2,44,250, ठीक है। फिर आगे और ऐड कर दो, 7 और 3 10 रहने वाला है, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 0 और 4 4, 13 और 12 25। ये उत्तीर्ण 2,54,870 बच्चे हैं वो 2017 में उत्तीर्ण हुए। नेक्स्ट, 9 और 1 10, 4 3, 9 और 2 11, 12 12 24 और 1 25। ये आ गया 2018 में उत्तीर्ण। तीनों को जोड़ दो, इनका एवरेज निकाल लेंगे, 35,400 से भाग कर देंगे, औसत उत्तीर्ण परसेंट पूछ रहा है 100 से गुणा कर देंगे, कर लो जोड़ बाकी। तीनों को जोड़ दो, 0 5 और 7 12 और 4 16, हासिल 1, 2 और 8 10 और 3 13 और 1 14, हासिल 1, 4 और 4 8 1 9 और 1 10, हासिल 1। फिर क्या बचा, बच गया 4 और 5 9 और 9 9 और 5 14 और 1 14, 14 ही आने वाला है यार, 6 और 1 7। ये लोग हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं 3 वर्षों में। एवरेज औसत पूछ रहा है, 3 का भाग करने वाले हैं अपन, कर दो, 3 दूनी 6, बच के 14, 4 ती 12, बच के 20, 36 18, बच के 24, 24 का 8 और 20, ठीक है। डिवाइड बाई कुल छात्रों की संख्या से परसेंट कैसे निकलेगा, छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, औसत, औसत पूछ रहा है, औसत उत्तीर्ण परसेंट पूछ रहा है, तो एवरेज जो उत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों की संख्या बट्टे कुल छात्रों की संख्या 35,400 गुणा में 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। जाने दो, 2 0 से 2 0 जाने दो, काट दो, 2 से काट दो, 12 34 और 10, नीचे कितना आ गया, 17 दूना 34 और 7 दूनी 14। अपने पास क्या बच गया अभी, अब बच गया 123,410 डिवाइड बाई 177। अब ये है, ये बचा हुआ है अपने को, इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा पहली बार में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के नज़दीक जाओ, 7 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 170, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53, हासिल 5, 7 और 5 12, 1239, 1239। अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कहीं पे, हाँ यार सही है, लगभग 70 पॉइंट कुछ परसेंट रहने वाला है, एग्जैक्ट करेंगे तो। ऑप्शन के हिसाब से लगभग पूछ रहा है,
लगभग में 71%। ठीक है, करना कुछ नहीं है, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है, उसको जोड़ना है, एवरेज पूछा है, उन सभी को जोड़ के 3 वर्षों में 3 का भाग देना है। बाद में एवरेज निकालना है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल जितने उत्तीर्ण हुए कितने में हुए, 3,54,000 में, इंटू 100% निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, क्वेश्चन हो गए सारे आज के लिए। अपने मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी का ये जो लेक्चर था ये 28 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो है उसको लाइक शेयर कर सकते हो, आगे से आगे बच्चों तक पहुंचा सकते हो, हमारा सहयोग कर सकते हो। और जो अपनी आने वाली अगली एग्ज़ाम है उनको बेनिफिट के लिए ये हमारा लेक्चर चल रहा है, हमारी सीरीज चल रही है PYQ के नाम से, जो आने वाली एग्ज़ाम को बहुत सपोर्ट करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।